हेलो बच्चों, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम लोगों ने पहले पार्ट में प्रोडक्ट इन हाउस होल्ड ये पढ़ लिया है और इंडस्ट्रियल के लिए पढ़ लिया है। अब आगे पढ़ना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ही अगला प्रोडक्ट आ जाता है बच्चों आपका एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इसका भी बहुत बड़े स्तर पे निर्माण करते हैं, वृहद स्तर पे निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं एंटीबायोटिक की खोज कैसी हुई थी और इसको किसने खोजा था, किस रूप में इसको हम उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए एंटीबायोटिक के बारे में एनसीईआरटी कहती क्या है। एंटीबायोटिक के बारे में एनसीईआरटी जो कहती है कि एंटीबायोटिक बच्चों जो प्रोड्यूस किया जाता है ये माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और इस एंटीबायोटिक को बच्चों रिगार्ड करते हैं वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की बहुत बड़ी ये घटना है जिसमें बच्चों हमें वन ऑफ द मेजर डिस्कवरीज के रूप में इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसने ग्रेटली कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। मानव समाज के लिए ये कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। अगर एंटीबायोटिक की खोज नहीं होती तो आज हम जिन डिजीज के प्रति फाइट कर पा रहे हैं शायद उतनी तत्परता से हम लोग फाइट न कर पाते। अब एंटीबायोटिक का अर्थ समझिए। एंटी का मतलब है दैट इज अगेंस्ट, ग्रीक वर्ड से ये बना है। तो एंटी में ग्रीक वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट, लेकिन किसके अगेंस्ट? क्या हमारे अगेंस्ट? नहीं, दैट इज बायो। बायो मीन्स हो गया लाइफ, तो हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं, माइक्रोब्स यानी जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनके अगेंस्ट ये काम करती है। टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ। तो एंटीबायोटिक का मतलब हुआ बच्चों यहां पर अगेंस्ट द लाइफ, लेकिन किसके लिए अगेंस्ट द लाइफ एनसीईआरटी कह रही है ये भी समझिए। इन द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए बोला जा रहा है बच्चों यहां पर कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए बात सही है, बाकी हमारे परिप्रेक्ष्य में ये प्रो लाइफ है। कैसी है बच्चों? ये प्रो लाइफ है, वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग दे आर प्रो लाइफ। ठीक है, तो हमारे रेफरेंस में ये प्रो लाइफ है एंड नॉट द अगेंस्ट। हम अगेंस्ट वर्ड यहां यूज नहीं कर सकते। अब आगे बात देखते हैं। एंटीबायोटिक बच्चों केमिकल है, सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं सम माइक्रोब्स एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये बच्चों ऐसे केमिकल हैं जो माइक्रोब्स के द्वारा ही सिक्रेट किए जाते हैं और दूसरे माइक्रोब्स को मारने का काम करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का नाम किस किस ने सुन रखा है पहले से बच्चों? कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। एंटीबायोटिक एक पेनिसिलिन है। क्या आप जानते हैं कि पेनिसिलिन बच्चों फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसकी डिस्कवरी की गई थी एंड इट वाज चांस डिस्कवरी। इसको बच्चों चांस में ही खोज लिया गया, बाई चांस इसको खोजा गया। ये हमारा लक था कि हम इसको डिस्कवर कर पाए एंड इट वॉज अ चांस डिस्कवरी। अब इसको खोजने वाले का नाम देखिए बच्चों। इनको खोजने वाले थे इस एंटीबायोटिक को जिसने डिस्कवर किया, दे वर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जब ये काम कर रहे थे बच्चों स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे या स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे जब ये काम कर रहे थे तो इन्होंने देखा एक मुल्ड जो कि एक फंगस होता है इन वन ऑफ हिज अनवॉस्ड कल्चर पर बच्चों ये प्लॉट्स पर ये उगाया, तो वहां पर स्टेफिलोकोकस बच्चों ग्रो नहीं कर सके। तो इन्होंने कहा मुल्ड ने ऐसा क्या निकाला होगा, फंगस ने ऐसा कौन सा केमिकल निकाल दिया जिसकी वजह से इस प्लेट पर स्टेफिलोकोकस ग्रो नहीं किया। बाद में इन्होंने ही फाउंड दैट कि इट वाज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड। इन्होंने बाद में पता किया कि मुल्ड ने केमिकल को प्रोड्यूस किया था एंड इसी केमिकल का नाम इन्होंने बच्चों पेनिसिलिन रखा ऑन द फंगस दैट इज ऑन द मुल्ड, पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम ही उगाया था पेट्री डिश पे, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पर प्लेट पर बैक्टीरिया नहीं उग पाए। हाउएवर इसके फुल पोटेंशियल को डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मच लेटर, और मच लेटर किसने एस्टैब्लिश किया? अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे। याद रखिएगा इनको एक साथ मिलाकर के नोबेल प्राइज दिया गया था। This antibiotic was extensively used to treat American soldier wounded in World War II। तो World War II में इसका काफी ज्यादा योगदान है बच्चों। बाद में फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को अवार्ड दिया गया, दैट इज नोबेल प्राइज दिया गया इन 1945 में इसकी डिस्कवरी के लिए। तो ये हुआ आपका एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों।
एनसीईआरटी आगे कहती है आफ्टर पेनिसिलिन आफ्टर अदर एंटीबायोटिक को भी बच्चों प्यूरिफाइड किया गया और अदर माइक्रोब से इनको प्राप्त किया गया है। क्या आप कुछ एंटीबायोटिक के नाम बता सकते हैं? तो बच्चों जो जो एंटीबायोटिक आपको नाम पता हो यहाँ पर आप एक लिस्ट बना सकते हैं। अभी तक बहुत सारी एंटीबायोटिक हमने खोज ली है। फाइंड आउट देयर सोर्सेस, और ये भी पता करो कि उनके सोर्सेस क्या हैं। एंटीबायोटिक ग्रेटली इंप्रूव करती है हमारी कैपेसिटी को, जिससे हम ट्रीट कर पाते हैं डेडली डिजीज से। और कौन कौन सी डेडली डिजीज से हम बचे हैं एंटीबायोटिक के हेल्प से? प्लेग, whooping कफ जिसे काली खांसी कहते हैं बच्चों, डिप्थीरिया जिसे गला घुटू कहते हैं, लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, which used to kill million all over the globe। पूरी दुनिया में इन डिजीज से बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन हमने एंटीबायोटिक की खोज कर ली तो काफी हद तक रिलैक्स हो गया। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। तो सर्जरीज में भी काफी ज्यादा योगदान है, आफ्टर सर्जरी ट्रीट करने में काम में ली जाती है बच्चों एंटीबायोटिक। तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे 8.2.3 सेक्शन में आगे क्या दिया गया है, तो इस सेक्शन में हमें पढ़ना है बच्चों कुछ केमिकल्स के नेम, उनका फंक्शन, एंजाइम पढ़ने हैं और कुछ अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना है। तो आइए जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हमें बताया जा रहा है। देखिए बोल रही है एनसीईआरटी कि माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल। तो माइक्रोब्स का उपयोग बच्चों हम लोग कॉमर्शियली और इंडस्ट्रियल एरिया पे भी करते हैं। क्या क्या बनाने में करते हैं याद करिए। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, सेकंड वन इज अल्कोहल, थर्ड वन इज एंजाइम्स बनाते हैं। अब यहाँ पर ये जो पैरा है, ये जिस पैरा के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी, इसी पैरा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। मतलब ये नीट वालों का इतना फेवरेट पैरा है कि इसमें से हमेशा एक कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो एग्जाम्पल यहां हम लेते हैं, जैसे एसिड प्रोड्यूसर्स आर एस्परजिलस नाइगर। एक प्रकार का फंगस है बच्चों ये एस्परजिलस नाइगर, ये सिट्रिक एसिड निकालता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया है जो कि एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नाम का एक बैक्टीरिया जो कि ब्यूटारिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। वहीं बच्चों एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब आगे और फिर देखेंगे ईस्ट दैट इज जो कि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी है, इसको हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं एथेनॉल बनाने में। एनारोबिक फर्मेंटेशन करते हैं बच्चों। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। माइक्रोब से हम लोग बच्चों लाइपेजेस नाम के एंजाइम ऑब्टेन करते हैं। ये लाइपेजेस नाम के एंजाइम डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है और इससे हम ऑयली स्टेन्स को दूर कर सकते हैं। लॉन्ड्री में इसका ज्यादा काफी यूज है। You must have noticed that bottle fruit juice bought from the market are clear। जब हम बॉटल जूस को खरीदते हैं तो उसमें बच्चों फाइबर्स वगैरह नहीं होते हैं, काफी ज्यादा थिनर होता है और क्लियर होता है एज कंपेयर टू दोज मेड एट होम। अगर हम घर पे बनाते हैं तो हम देखते हैं उसमें फाइबर है। तो ये जो प्रोटीन के फाइबर होते हैं, रेशियो होते हैं जूस में, कहाँ चले जाते हैं? तो दिस इज because the bottle juice are clarified by the use of pectinase and proteases enzyme। तो यहाँ proteases और pectinase का बच्चों प्रयोग करके इनके फाइबर्स को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, इससे प्राप्त होती है और इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसको यूज कर चुके हैं और ये क्लॉट बस्टर के रूप में यूज की जा सकती है। ये क्लॉट को रिमूव करती है बच्चों हमारी ब्लड वेसल से या पेशेंट की ब्लड वेसल से, जो कि अंडरगोन जाते हैं मायोकार्डियल इंफारेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। ये क्या है बच्चों, देखिए जैसे ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर ये हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी है। जैसे उसमें कभी सडन क्लॉट बन जाता है तो सडन क्लॉट को बस्ट करने के लिए यहाँ पर ये मेडिसिन बच्चों दी जाती है, जिससे ये क्लॉट बस्ट हो जाए और रक्त का प्रवाह फिर से बच्चों रिस्टोर किया जा सके, फिर से मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो प्रिवेंट करती है बच्चों हार्ट अटैक को। इमरजेंसी में इस दवा का हम लोग डोज दे सकते हैं पेशेंट को। अनदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, बच्चों देखिए बायो एक्टिव मॉलिक्यूल की बात कर रहा है साइक्लोस्पोरिन ए। पहले भी आपने नाम सुन रखा होगा। ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या करती है? दैट इज यूज्ड एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। याद करिए जब हम लोग हेल्पर टी सेल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि आगे चल के हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट या मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए।
जिनमें किसमें लगाते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट को ये दी जाती है, और ये भी एक फंगस के द्वारा बच्चों प्रोड्यूस की गई है, दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के द्वारा फॉर्मेशन इसका किया जाता है। स्टैटिन बच्चों ये भी एक केमिकल है जो कि ईस्ट के द्वारा प्राप्त होता है, और कौन सा ईस्ट, मोनास्कस परप्यूरियस। इसको कॉमर्शलाइज्ड किया गया है एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। देखिए है ना, ईस्ट से प्राप्त हो रहा है, एक प्रकार के फंगस से प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करके रखता है। अच्छी बात है। इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है उस एंजाइम के साथ जो कि कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है। तो कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए ये वाला एंजाइम है, ये एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ फिक्स होकर के आगे बना रहा है कोलेस्ट्रॉल। अब हमने क्या किया, हमने इसको स्टैटिन दे दिया। स्टैटिन क्या करेगा, स्टैटिन बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा दिखेगा और जाकर के कॉम्पिटिट कर जाएगा, यहाँ फिट हो जाएगा। अब जब यहाँ फिट हो जाएगा तो ये सबस्ट्रेट इसमें नहीं फिट होने पाएगा, तो कंपटीशन कर दिया, इस वजह से आगे कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं होने पाएगा। तो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बनने बच्चों नहीं देता है। बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। चलिए अब अगला आ जाता है, दैट इज माइक्रोब्स। हम लोग यूज करेंगे बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट में। तो सीवेज ट्रीटमेंट में किस प्रकार से हम लोग इसका यूज करते हैं देखते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बच्चों एक बनता है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो वी नो दैट द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन। तो बच्चों गांवों में, शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे शहरी क्षेत्रों में बच्चों अब आबादी बढ़ रही है तो उसी हिसाब से वाटर का भी यूज बढ़ रहा है। अब ये पानी नालियों में जाते हुए बड़े बड़े नालों में जाता है, और बड़े बड़े नालों से अगर डायरेक्ट ही नदी में डाल दिया जाएगा तो नदी बच्चों दूषित हो जाएगी, दैट इज कंटामिनेटेड वाटर हो जाएगा, और उस कंटामिनेशन से नदी की ऑक्सीजन कम हो जाएगी और मछलियों की या जीव जंतुओं की, जो जलीय जीव जंतु हैं, उनकी डेथ हो सकती है। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। शहर में तो मान के ही चलिए सीवेज इसी से बना है, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो जो घर घर टॉयलेट का फ्लश है, इन सब का जो पानी है कहाँ जाता है बच्चों, सीवेज पाइपलाइन में जाता है, उनमें मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा होते हैं। दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, तो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को बच्चों हम लोग सीवेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, और क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, जिनमें से बच्चों बहुत सारे बीमारी को कॉज करने वाले होते हैं, रोग को बढ़ाने वाले होते हैं या रोग कारक होते हैं। तो हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली। क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो सीवेज या अर्बन वेस्ट वाटर है इसको हम कहां डिस्पोज करते हैं बच्चों? तो दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडी लाइक रिवर एंड स्ट्रीम डायरेक्टली। अभी हम लोगों ने बात की थी ना इस पे, हम इसे डायरेक्टली बच्चों नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई बिफोर डिस्पोजल हेंस सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसको पहले ट्रीट करते हैं टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बच्चों। तो इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा कराया जाता है। तो इसको कैसे कराते हैं बच्चों, बाय हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। तो हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स के द्वारा ही हम लोग इसको करा ले जाते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस, और इस ट्रीटमेंट को बच्चों 2 स्टेज में किया जाता है। अब पहले आप समझिए कि कैसे करते हैं। तो फर्स्ट विन, सबसे पहले हम लोग करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट क्या है, तो दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल। याद रखिएगा बच्चों, प्राइमरी ट्रीटमेंट है फिजिकल ट्रीटमेंट, इसमें किसी भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को नहीं करते हैं, फिजिकली दूर करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो बड़े बड़े लार्ज और छोटे छोटे बच्चों सीवेज में डेब्रीज पाए जाते हैं, कीचड़, कंकड़, पत्थर, इसको दूर किया जाता है सीवेज से बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, पहले अभी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या किया है कि मान के चलिए ये हमारा घर है,
या फैक्ट्री है, यहाँ से सीवेज पास हुआ, तो सीवेज को यहाँ पे नेट वगैरह लगा करके साफ किया गया, नेट में बच्चे कंकड़ पत्थर फंस गए और आगे फिर नेट लगाते हुए लेकर के आए और यहाँ फिर सेडिमेंटेशन टैंक में ले आए। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा बच्चों, जो भी हैवी डेंसिटी वाला मटेरियल है वो नीचे बढ़ जाएगा और ऊपर रह जाएगा, दैट इज सुपरनेटेंट। ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा बच्चों सुपरनेटेंट, बाकी हैवी मटेरियल नीचे बैठ जाएगा। तो इस जो हैवी मटेरियल नीचे बैठ गया इसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी स्लज। तो ये प्राइमरी स्लज कहां बना, दैट इज प्राइमरी सेटलिंग टैंक में बना जब हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसको आप याद कर लीजिए। तो दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन करते हैं, नेट लगा देते हैं और नेट के द्वारा इसको बच्चों रोकते हैं। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो देखिए सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं, नेट लगा रहे हैं, बड़ी छन्नी उससे फिर छोटी छन्नी फिर उससे छोटी छन्नी, इस तरीके से करके फिल्ट्रेशन से रोक लेते हैं। तो पानी में जो पॉलीथीन आ जाता है, कचरा आ जाता है, उन सबको रोकने का काम फिल्ट्रेशन के द्वारा होता है। देन द ग्रिट सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स को रिमूव किया जाता है बच्चों सेडिमेंटेशन से। देखिए ये सेडिमेंटेशन कराया जाता है, इसमें क्या होता है, ऑल सॉलिड सेटल हो जाता है नीचे की ओर और ऊपर की ओर नीचे, जो नीचे की ओर सेटल हुआ है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज और जो ऊपर पानी रह जाता है उस पानी को बोलते हैं सुपरनेटेंट फॉर्म्स या बोलते हैं इफ्लुएंट। ठीक है, चलिए अब आगे। The effluent from the primary settling tank is taken for secondary treatment। और ये जो effluent था ऊपर ऊपर पानी, अब इसको ले लेते हैं बच्चों secondary treatment tank के लिए। अब देखते हैं secondary treatment हम कैसे करते हैं। तो बच्चों सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, अब ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया था उसको बच्चों हम यहाँ ले आते हैं, इस प्रकार के टैंक होते हैं। ठीक है, ये टैंक जो होते हैं, इन टैंक का नाम है बच्चों एरिएशन टैंक। क्या बोलते हैं, एरिएशन टैंक इनका नाम करते हैं। और एरिएशन टैंक में बड़े बड़े बच्चों कूलर लगे होते हैं। कूलर किस लिए लगे होते हैं कि ये बच्चों बाहर की एयर को पंप करते हैं अंदर की ओर। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि इस सीवेज में मौजूद है एरोबिक बैक्टीरिया पहले से। ठीक है, यहां पर एरोबिक बैक्टीरिया मौजूद है। ये एरोबिक बैक्टीरिया इस सीवेज के ऑर्गेनिक मैटर को बच्चों यूज करेगा अपने खाने के रूप में, उसको बच्चों डाइजेस्ट करेगा और जब डाइजेस्ट करेगा तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए इसलिए हमने यहाँ पर बड़े बड़े बच्चों कूलर लगा दिए हैं और कूलर से एयर पंप की जा रही है। अब जब कूलर से एयर पंप की जाएगी और इसको डाइजेस्ट करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, तो होगा क्या कि काफी हद मात्रा में या काफी निश्चित मात्रा में बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस कर दिया जाएगा इस ऑर्गेनिक मैटर को। और जब रिड्यूस कर दिया जाएगा तब इस पानी को बच्चों आगे भेज दिया जाएगा, ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में चला जाएगा, वहां बच्चों सेटल हो जाएगा, सेकेंडरी स्लज नीचे बैठ जाएगा और जो इफ्लुएंट होगा यानी सुपरनेटेंट पानी होगा वो साफ होगा, उसको रिवर में डायरेक्ट डाल दिया जाएगा या उसको फिर से घरों में सप्लाई कर दिया जाएगा आफ्टर क्लोरिनेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर, चलिए तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को पढ़ लेते हैं। जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है इसको पास करते हैं लार्ज एरिएशन टैंक में वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली। ठीक है, तो इसको मिक्स करते रहा जाता है, लगातार एजिटेशन मशीन चलती रहती है और एयर को बच्चों पंप करवाया जाता है अंदर। इससे क्या होता है, दिस अलाउ विगोरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। तो यहाँ पर यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स बच्चों फ्लॉक्स के रूप में बन जाते हैं। मासेस ऑफ बैक्टीरिया, फ्लॉक्स क्या है बच्चों, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, तो यहाँ पे बैक्टीरिया का मास काफी ज्यादा मात्रा में फंगल फिलामेंट के साथ मिलकर के एक नेट लाइक या मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, इसे ही हम लोग फ्लॉक्स कहते हैं और यही फ्लॉक्स बच्चों एक्टिव होकर के काम कर रहा है। तो while growing these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent। effluent में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को बच्चों यही फ्लॉक्स कम कर देता है, जिससे क्या होता है बच्चों, this significantly reduces the biochemical oxygen demand of the effluent। effluent की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको काफी हद तक कम कर दिया जा सकता है। हालांकि यही बढ़ी हुई बीओडी ही तो जान ले रही थी जलीय जीव जंतुओं को, तो उसे हमें कम करना था, नदियों को प्रदूषित होने से बचाना था। दैट्स वाई हमने बीओडी को
कम से कम कर लिया। बीओडी क्या है बच्चों? रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, यह बताता है ऑक्सीजन की मात्रा को बच्चों जो कि जरूरी होती है, दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो 1 लीटर में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेंगे बैक्टीरिया, तो कितनी ऑक्सीजन खर्च होगी ये बता रहा है आपका बीओडी। क्लियर? द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड। अब सीवेज को कब तक ट्रीट किया जाएगा बच्चों? सीवेज को तब तक ट्रीट किया जाएगा जब तक इसका बीओडी काफी ज्यादा कम नहीं हो जाता। The BOD test measure the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water, and thus indirectly BOD is a measure of organic matter present in the water। तो देख लीजिए BOD क्या बताता है? इनडायरेक्टली BOD बताता है कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर कितना ज्यादा है। तो पानी में ऑर्गेनिक मैटर और BOD का रिलेशन क्या है बच्चों? रिवर्स है ना? ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OM। अगर बीओडी ज्यादा है बच्चों, बीओडी ज्यादा है तो इसका मतलब है सॉरी ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा बच्चों, ऑर्गेनिक मैटर और बीओडी डायरेक्टली डिपेंड करेगा। यानी बीओडी अगर ज्यादा है तो यानी पानी में, प्रदूषित पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, और अगर बीओडी कम हो चुका है तो इसका मतलब है बच्चों ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो चुका है। क्लियर? चलिए, once of the BOD of the sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank। अब ये जो बायोलॉजिकल टैंक्स है ना, पानी को आगे भेज दिया जाएगा, दैट इज सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। वहां पर बच्चों बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो हैं ये नीचे की ओर बैठ जाएंगे। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड, इस सेडिमेंट को हम लोग बच्चों एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum। तो हम लोग बच्चों यहाँ बायोलॉजिकल टैंक में इसको फिर से इसी में से थोड़ा सा निकाल करके भेज सकते हैं जब भी हमें स्टार्टर के रूप में जरूरत होगी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। The remaining measure of sludge is pumped into large tank, और जो बच जाता है स्लज उसको बच्चों लार्ज टैंक जो कि एनारोबिक टैंक होते हैं, इनमें एयर कहीं से भी नहीं जा सकती, इसमें हम भेज देते हैं। ये स्लज डाइजेस्टर होता है जहां पे अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया बच्चों पहले से मौजूद होती हैं जो कि ग्रो करते हैं एनएरोबिकली। ये डाइजेस्ट कर देते हैं बैक्टीरिया को और फंजाई को जो कि स्लज में उपस्थित होते हैं। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं मिक्सचर ऑफ गैस, और याद कर लीजिए कौन कौन सी गैसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये गैसेस बच्चों बायोगैस बनाती हैं, फॉर्म बायोगैस, एंड कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इनफ्लेमेबल, ये ज्वलनशील होती हैं बच्चों। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट जनरली इसको रिलीज कर दिया जाता है नेचुरल वाटर बॉडी में, रिवर में, स्ट्रीम में। अब क्योंकि इसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एरियल व्यू आपको यहाँ पर दिखाया गया है, तो चलिए एरियल व्यू को मैं भी आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। तो आइए चलते हैं एरियल व्यू को देखते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग ये प्रकार की, देखिए कूलर वाले एरिएशन टैंक लगे हुए हैं, यहाँ पर ये ट्रीटमेंट चल रहा है और इसके पीछे भी काफी ज्यादा मशीनें वगैरह लगी हैं, ये काम करवाया जा रहा है। तो ये था सेकेंड लेक्चर जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को। अब आगे हम लोग चलेंगे, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा और कि इसका फॉर्मेशन कहाँ कहाँ कराया गया है। तो यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियन ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर इन एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब्स। तो देखिए माइक्रोब्स हमारे कितने उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं बच्चों। ये देखिए एक यहाँ पे ऊपर से हवाई चित्र लिया गया है एरियल व्यू ड्रोन से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, ठीक है। तो यहाँ देखिए अलग अलग चैम्बर यहाँ उपस्थित है। तो दिस मेथडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन अ सेंचुरी नाउ। 100 साल से हम इसी तरीके से एसटीपी में बच्चों इसका प्रयोग कर रहे हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इसी टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है। टिल डेट अभी तक नो मैन मेड टेक्नोलॉजी इसके लिए एबल हुई है टू रिवाइव द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज को हम माइक्रोब्स के अलावा और किसी तरीके से निपटारा नहीं कर सकते हैं, इसको आप याद कर लेंगे। You are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much large quantities than ever before। जैसे जैसे बच्चों शहरीकरण बढ़ेगा, शहरीकरण के कारण लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी और सीवेज बढ़ेगा,
वैसे वैसे हमें बड़े एसटीपी प्लांट की जरूरत होगी। तो हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटीज। तो पहले से जो हमारे पास एसटीपी मौजूद है उनकी इतनी क्षमता नहीं है बच्चों, वो क्षमता काफी कम है, तो हमें बड़ी क्षमता वाले एसटीपी चाहिए होंगे। सो द अनट्रीटेड सीवेज ऑफन डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर्स में, लीडिंग टू देयर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन वाटर बॉर्न डिजीज। तो वाटर बॉर्न डिजीज हो जाती है क्योंकि इसमें एस्कर्शियरा लाइक बैक्टीरिया होते हैं, कोलाई। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इनिशिएट किया है गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दिस मेजर रिवर फॉर आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। तो याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये प्लान आते हैं, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। किस लिए आते हैं बच्चों? क्योंकि मेजर रिवर्स को हमें पॉल्यूट होने से बचाना था। अंडर दीज प्लान्स इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो इसमें हम लोग बच्चों को नए नए एसटीपीज बनाने थे सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज मे बी डिस्चार्ज इनटू द रिवर। तो इससे क्या होता है कि हम ट्रीटेड सीवेज को ही रिवर्स में डाल सकते थे, अदरवाइज नहीं। अ विजिट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर यू वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस। तो ये हमारा बच्चों एसटीपी यहाँ पर खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, और थोड़ा सा अगले जो सेक्शन है फर्टिलाइजर्स का, तो फर्टिलाइजर्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर को पढ़ करके आइए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।